हेलो। हेलो। अगर मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही होगी तो यस टाइप करें प्लीज़। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और गुड मॉर्निंग सभी को। पिछले क्लासेस में लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं? लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में? तो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? प्रेगनेंसी को, ठीक है, नॉट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे पार्चुरेशन, ठीक है। इस क्लास में हम क्या देखेंगे? पार्चुरेशन, जिसको क्या क्या बोला जाता है? लेबर भी बोला जाता है, ठीक है। पार्चुरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको नॉर्मली लेबर भी कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी या पार्चुरेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ बता दूँ, ठीक है, कि जो फीटस होता है या फिर जो बेबी होता है मदर के गर्भ के अंदर, उसी का जन्म क्या कहलाता है? फीटस कहलाता है, सॉरी पार्चुरेशन कहलाता है। फीटस का जन्म होना ही या शिशु का जन्म होना ही पार्चुरेशन कहलाता है। तो यहाँ आप देख सकते होंगे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, तो इसके थ्रू क्या हो रहा है? पार्चुरेशन के थ्रू जो प्लेसेंटा में जो शिशु है या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो भ्रूण है, वो क्या हो रहा है? वो बाहर आ रहा है थ्रू वजाइना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। चलिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं। तो डिफिनेशन ऑफ लेबर या पार्चुरेशन किसको बोलते हैं, किसको बोलेंगे? तो देखते हैं। लेबर, पार्चुरेशन, लेबर जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ या बर्थिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो लेबर, पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ is the process by which the fetus and placenta are expelled from the uterus and vagina into the external environment। क्या बोल रहे हैं? लेबर या लेबर जिसको हम लोग पार्चुरेशन भी बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ भी बोलते हैं या बर्थिंग भी बोलते हैं, ये क्या है? ये एक प्रोसेस है, ठीक है। वह प्रोसेस है जिसमें फीटस प्लेसेंटा क्या करते, फीटस और प्लेसेंटा यूटेरस से क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं, ठीक। इसमें फीटस और प्लेसेंटा यूटेरस से बाहर आ जाते हैं और वजाइना के थ्रू ये बाहर, मतलब आंतरिक इन्वायरमेंट से बाहरी इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। मतलब फीटस क्या होता है? फीटस मदर के गर्भ में होता है, ठीक है, मदर के गर्भ में। अब जब गर्भ में होता है तो कहाँ रहता है वो आंतरिक इन्वायरमेंट में रहता है, भीतरी वातावरण में। जब वह वजीना, ठीक है, वजाइना के थ्रू क्या करता है? बाहरी वातावरण में आता है या इस दुनिया में आता है, आप क्लियर बोल सकते हो। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं, लेबर। क्लियर? तो लेबर वह प्रक्रिया है या पार्चुरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें फीटस और प्लेसेंटा यूटेरस से टूटकर या यूटेरस से अलग होकर वजाइना के थ्रू बाहरी वातावरण में आते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं, ठीक है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ लेबर की डेफिनेशन, कि लेबर वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें प्लेसेंटा और फीटस यूटेरस से टूटकर या एक्सपेल्ड होकर वजाइना के थ्रू बाहरी वातावरण में आते हैं या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। लेबर इज़ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच a viable fetus and the products of conception, example at the end of 28 week more is expelled from the uterus। हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्या होता है कि लेबर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें वाइएबल फीटस क्या होता है? बाहर आता है, ठीक है। वाइएबल फीटस क्या होता है? बाहर आता है, मतलब
लेबर के द्वारा जीवित नवजात शिशु का जन्म होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ चीज़ें और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ वर्ड्स हैं, इन्हीं को हम लोग देखते हैं। ठीक है, कुछ शब्द हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इन टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं एक बार। 1 मिनट। क्या हो रहा है? 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। ओके, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट तो पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन किसको बोल दिए? इज़ द बर्थ प्रोसेस। तो जन्म बर्थ का प्रोसेस क्या कहला रहा है? पार्चुरेशन को कहला रहा है, या फिर आप बोल सकते हो शिशु बर्थ का, शिशु जन्म की प्रक्रिया पार्चुरेशन कहलाती है। ठीक है, अब पार्चुरेंट किसको बोलेंगे? पार्चुरेंट इज़ द वुमेन इन लेबर। तो वह वुमेन जिसको लेबर पेन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो पार्चुरेंट होंगी। पार्चुरेंट क्या होंगी? वह प्रक्रिया जिसके थ्रू पार्चुरेशन वह प्रक्रिया जिसके थ्रू बेबी बाहर आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे बर्थ प्रोसेस को पार्चुरेशन। और पार्चुरेंट बोल रहे हैं हम लोग फीमेल को जिसको लेबर पेन हो रहा है। ठीक है, और लेबर किसको बोल रहे हैं? या प्रसव जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, प्रसव। ठीक है, लेबर का सबसे क्लियर मतलब होता है प्रसव। तो प्रसव किसको बोल रहे हैं? प्रसव वह सीक्वेंस है, प्रसव वह अवस्था है। ठीक है, वह अवस्था है जिसके थ्रू, ठीक है, पार्चुरेंट को क्या हो रहा है? पार्चुरेशन हो रहा है। लेबर वह अवस्था है जिसके थ्रू पार्चुरेंट को क्या हो रहा है? पार्चुरेशन हो रहा है। तो वह अवस्था देखते हैं इसको। लेबर इज कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस ऑफ इनवॉल्यूंटरी यूटेराइन कंट्रक्शन that result in the enfashment and dilation of the cervix and voluntary bearing down efforts that can result in delivery, the actual expulsion of the product of conception, the fetus and placenta। तो क्या बोल रहे हैं? लेबर क्या है? लेबर हम लोग उन सारे कंडीशन को बोल रहे हैं ना, उन सारे कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस को बोल रहे हैं जो पार्चुरेशन में हेल्प कर रहे हैं। ध्यान रखना, लेबर हम लोग उन सारे अवस्थाओं को या प्रसव उन सारे कंडीशंस को एक साथ बोल रहे हैं जिसके थ्रू क्या हो रहा है? शिशु बाहर आ रहा है। तो क्या क्या हो सकता है? जैसे कि यूटेराइन का कंट्रैक्ट होना, ठीक है, यूटेराइन का कंट्रैक्ट होना, ठीक है, सर्विक्स का डायलेट होना, सर्विक्स का क्या होना? चौड़ा होना, डायलेट होना। ठीक, और बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं? फीटस और प्लेसेंटा बाहर आ रहे हैं यूटेरस से। ठीक है, तो इन सारी अवस्थाओं को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक साथ लेबर बोल रहे हैं, प्रसव बोल रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर? सर्विक्स डायलेट हो रही है, यूटेराइन कंट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो यूटेराइन मसल्स है ना वो कंट्रैक्ट होंगे तभी डिलीवरी में आसानी होगी। अब डिस्टोसिया क्या है? डिस्टोसिया इज एबनॉर्मल लेबर और डिफ़िकल्ट लेबर। ठीक है, एबनॉर्मल लेबर एक होता है नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, और नॉर्मल डिलीवरी के अंदर ही, ठीक है, डिलीवरी के अंदर ही बहुत सारे, चाहे वो सिजेरियन हो, चाहे बहुत सारे प्रकार आते हैं। तो एबनॉर्मल डिलीवरी मीन्स, ठीक है, डिफ़िकल्टी होती है। अगर डिफ़िकल्टी होती है किसको? फीमेल्स को लेबर के समय, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं एबनॉर्मल डिलीवरी या डिस्टोसिया बोल रहे हैं। एबनॉर्मल नहीं बोल रहे हैं, इसको डिस्टोसिया बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है बहुत के सारे केसेस में हेड क्या होता है? शिशु का जो हेड होता है वो सिर क्या होता है? घूम जाता है, तो उससे प्रॉब्लम होती है। या फिर जब सिर घूम जाता है तो सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है? सिर सबसे पहले बाहर निकलना चाहिए, लेकिन बाहर क्या निकलता है? अगर एक पैर निकल गया, पहले पैर निकल गए तो पैर क्या होगा? एक पैर अंदर फंस जाएगा शिशु का, एक पैर बाहर। तो ऐसे में क्या होगा? दोनों को, मदर की भी डेथ हो सकती है, शिशु की भी डेथ हो सकती है। तो ये सारे क्या हैं? एबनॉर्मल कंडीशन है। तो सबसे पहले सिर को बाहर आनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन क्या कहलाती हैं? एबनॉर्मल लेबर कहलाती हैं। और सेकेंड,
यूटोसिया, यूटोसिया हम लोग किसको बोलेंगे, नॉर्मल लेबर, ठीक है, नॉर्मल लेबर मतलब आसान लेबर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस देखने को नहीं मिल रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है शिशु की और एक हेल्दी बेबी का जन्म हो रहा है। क्लियर। मैं यहाँ कुछ और फैक्ट्स आपको बताना चाहूँगा कि होता क्या है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, क्या इस दौरान जो लेबर के दौरान क्या कौन सा हार्मोन, ध्यान रखना ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रिट होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही जो यूटेरस का डायलेशन हो गया, सर्विक्स का डायलेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ों को, क्या वजाइना का डायलेशन हो गया, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है कौन, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके अलावा और सारे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ऑक्सीटोसिन के अलावा रिलैक्सिन वगैरह हार्मोन रिलीज़ होते हैं। हाँ, तो मैं एक फैक्ट ये बता रहा था, जैसे क्या होता है कि, ठीक है, एक गांव और एक शहर, ठीक है, एक गांव की लेडीज है, सपोज करो गांव की क्या है, फीमेल है। अब गांव की फीमेल है तो गांव की फीमेल के मन में हमेशा ये चलते रहता है कि मैं हमारे गांव में क्या है कि अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं हैं, और जो भी डिलीवरी होगी वो गांव में ही होगी, ऐसी कंडीशन में होगी, इस तरह से उसकी माइंड में थिंकिंग रहती है, ठीक है। तो इसको लेबर पेन सहना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें रहती है। तो इससे होता क्या है कि इसके दिमाग में ना, इसके जो ब्रेन में, इसके ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस होता है, उसके पास सिग्नल जाती है, ठीक है, उसके पास क्या जाती है, सिग्नल जाती है। और हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाती है तो वे क्या करते रहते हैं, ठीक है, हार्मोन का जो, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को फिर कोई सिग्नल देते हैं हार्मोन सिंथेसिस करने के लिए, कौन सा, ऑक्सीटोसिन ना, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है, ज़्यादा अमाउंट में, और ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होने के कारण क्या होता है, ईजिली डिलीवरी हो जाती है, आसानी से, आसानी से क्या होती है, डिलीवरी हो जाती है गांव में, बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी बोल सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झंझट नहीं। तो देख रहे हो सोच का फ़र्क कहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ हाइपोथैलेमस पे। वहीं शहर की जो फीमेल्स होती है वो क्या सोचती है कि नहीं, हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे अच्छे सुविधाएं हैं, ऐसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी क्या करने में, डिलीवरी करने में। तो ये थिंकिंग के पास ये थिंकिंग होती है। तो हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है, वो पॉजिटिव सिग्नल जाता ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जब डिलीवरी के समय क्या होती है, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिंथेसिस कम होता है, और फिर इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, और फिर सर्जरी वगैरह करना पड़ता है, बहुत सारे, ठीक है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो ये देखो छोटी सी थिंकिंग का क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो गांव में नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत आसानी से हो जाती है, और शहर में उसी डिलीवरी को सर्जरी के थ्रू करना पड़ता है। तो आपकी सोच हाइपोथैलेमस को बहुत प्रभावित करती है, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे कोरोना हो गया, अब तो मैं तो गया, तो नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप पॉजिटिव थिंकिंग रहो तो पॉजिटिव सा सिग्नल जाएगा कहाँ पर, हाइपोथैलेमस के पास, और फिर आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आपका पॉजिटिव वर्क होगा। क्लियर, ओके। ओके, आगे देखते हैं फिर। डिस्टोसिया, यूटोसिया देख लिए, अब देखते हैं डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स क्या होता है, इट मीन्स एक्चुअल बर्थ ऑफ फीटस। तो फीटस का एक्चुअल बर्थ क्या कहलाता है, डिलीवरी कहलाता है। तो क्या क्या कराए, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग को ध्यान रखना है नॉर्मल डिलीवरी के केसेस में, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को क्या करना है, ध्यान रखना है कि नॉर्मल डिलीवरी में इन सारे पॉइंट्स की हेल्प करेंगे। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं, स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोजन ऑफ सिंगल एंड मैच्योर फीटस 37 वीक कंप्लीटेड, मतलब 27 वीक क्या होगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो, उसके बाद लेबर पेन हो, और ठीक है अचानक एक्सप्लोजन हो, ठीक है। मैच्योर फीटस का अचानक, ये नहीं कि 3 दिन से 4 दिन से क्या पड़ रहा है, प्रसव पीड़ा हो रही है, 3-4 दिन से क्या हो रही है, प्रसव पीड़ा हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में प्रॉब्लम होगा ना। तो इसलिए मतलब पता भी नहीं है अभी, मतलब मदर एकदम हेल्दी है
और उसको पता भी नहीं कि अभी लेबर पेन आने वाला है, और अचानक से लेबर पेन हुआ और शिशु का जन्म हो गया, तो ये सबसे बेस्ट कंडीशन होता है। और 27 वीक लगभग 37 मतलब 37वां सप्ताह लगभग कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगा, तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम होगा। प्रेजेंटेड बाय वर्टेक्स एंड थ्रू द बर्थ कैनाल, और ठीक है बर्थ कैनाल और इसके थ्रू क्या होनी चाहिए, बर्थ कैनाल वगैरह बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होने चाहिए, बर्थ कैनाल वगैरह हो गए, ठीक है, वर्टेक्स वगैरह हो गया, और इन्हीं के थ्रू क्या होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। प्रेजेंटेशन विथ इन द रीजनेबल टाइम नॉट लेस देन 3 आवर मोर देन 18 आवर्स, तो मतलब कितना, 18 घंटे के अंदर ना, 18 घंटे के अंदर क्या हो जानी चाहिए, डिलीवरी हो जानी चाहिए, ठीक, 18 घंटे से अधिक अगर ज़्यादा हो गया तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो 3 घंटे के अंदर, नॉट लेस देन मतलब 3 घंटा कम से कम उसको लेबर पेन हो रहा है, और 3 घंटे ये सारी चीज़ें, मतलब 18 घंटे के अंदर आपको मतलब ये है कि डिलीवरी हो जानी चाहिए। क्लियर। विदाउट कॉम्प्लिकेशन टू द मदर एंड फीटस, तो मदर और फीटस को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, ठीक है, ना तो मदर को कुछ ज़्यादा हार्म होनी चाहिए, ना तो फीटस को। तो ये सारी अगर चीज़ें सही हैं तब नॉर्मल डिलीवरी होगी। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू क्या करता है, जो इसके थ्रू जो प्रसव होती है या फिर डिलीवरी होती है वो इन सब चीज़ों पर प्रभावित करती है। ये सारे कारण होते हैं इस पर क्या होता है, प्रसव निर्भर करता है। 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट। तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मीन्स मदर की जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी है और फीटस है, वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। क्लियर। मदर की बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है जन्म देते समय में, शिशु को जन्म देते समय, ठीक है, हार्मोनल सिक्रेशन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, यूटेराइन का प्रॉपर कंट्रैक्शन हो रहा है, वजाइना का प्रॉपर कंट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, मैटर करती हैं। इसी को हम लोग बोल रहे हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। हार्मोन का सिंथेसिस सिक्रेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड पैसेज मीन्स, ठीक है, पैसेज किसको बोल रहे हैं, पैसेज हम लोग बोल रहे हैं ना जिसके थ्रू शिशु क्या होगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो ये पैसेज है ना, ये पैसेज है। तो जो यूरेथ्रा या सॉरी नॉट यूरेथ्रा, इट्स यूटेरस है, जो वजाइना है वो प्रॉपर डायलेट हो रही है नहीं, ठीक है, रास्ता अच्छे से, ठीक है, बना है कि नहीं। जब ये शिशु बाहर की ओर जाएगा मतलब इसकी बर्थ होगी, जन्म होगी, तो इसके लिए जब ये भ्रूण से, ठीक है, ये एब्डोमेन से बाहर आएगा तो इसके लिए प्रॉपर प्लेस अच्छे से बना है कि नहीं बना है, ठीक है, शिशु को बाहर निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये क्या कहलाया रहा है, पैसेज। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रास्ता, ठीक है, शिशु के बाहर निकलने की रास्ता। क्लियर। पावर, थर्ड है पावर। पावर क्या है, 5 पी, ठीक है, 5 पी इंपॉर्टेंट है ना। पावर मीन्स, ठीक है, जब शिशु का जन्म होते रहता है, जब बच्चे का जन्म होते रहता है तो मदर को क्या करना पड़ता है, मदर को पावर लगानी पड़ती है, पावर जनरेट करना पड़ता है शिशु को बाहर की ओर पुश करने के लिए, ठीक है, शिशु को बाहर की ओर पुश करने के लिए क्या करना पड़ता है, पावर जनरेट करना पड़ता है ताकि शिशु की आसानी से डिलीवरी हो जाए। तो कभी कभी क्या होता है, मदर्स अगर कमज़ोर होती हैं तो वो प्रॉपर वो क्या करने, बेहोश होने लगती हैं ना, बेहोश होने लगती हैं, कमज़ोर होती हैं तो पावर जनरेट नहीं कर पाती हैं जिस। क्लियर। तो जिससे क्या होता है, शिशु बर्थ में या चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होती हैं, ठीक। नेक्स्ट प्लेसेंटा ठीक तरह से डिटैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल से, ठीक है, जो एंडोमेट्रियम की जो दीवार है ना, उस दीवार से प्लेसेंटा का डिटैचमेंट आसानी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्लेसेंटा डिटैच नहीं हो रहा है तब भी क्या होता है, तब भी, ठीक है, सीरियस प्रॉब्लम होती है। तो प्लेसेंटा आसानी से डिटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है एंडोमेट्रियम की वाल से। क्लियर। नेक्स्ट पैसेंजर मतलब शिशु, ठीक है, पैसेज के थ्रू कौन बाहर आ रहा है, पैसेंजर। और पैसेंजर कौन है, जो जिस शिशु का जन्म हो रहा है।
तो उसकी हेल्थ कैसी है, वो ठीक है, उसकी हेल्थ कैसी है, वो प्रॉपर मैच्योर हुआ है कि नहीं, उसकी प्री मैच्योर तो नहीं है, या फिर ठीक है उसका पहले पैर बाहर तो नहीं आ रहा है, या फिर एब्डोमेन में पेट में वो घूम तो नहीं गया है, उसकी पोजीशन आड़ी तिरछी तो नहीं हो गई है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पर क्या करती है नॉर्मल डिलीवरी या लेबर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें सही से होनी चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें सही से होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं ऑनसेट लेबर। ठीक है, लेबर किस किस तरह से और कब कब होता है, और लेबर से क्या क्या किस तरह से देखने को मिलता है प्रभाव। तो फर्स्ट ट्रू लेबर पेन। ठीक है, ट्रू लेबर पेन, कभी कभी पेन होता है और वो लेबर पेन नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स लेबर पेन। वो किसी दूसरे कारण से होते रहता है। ठीक है, 10 डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स का डायलेशन होना। फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ 4 वाटर। ठीक है, और 4 वाटर बैग का क्या होना, फॉर्मेशन होना। तो होता है ना कि जन्म होने के बाद क्या होता है, जैसे शिशु उसके बाद जो वजाइना है उसकी क्लीनिंग होती है, तो क्लीनिंग के लिए एक वाटर टाइप का कुछ सीक्रेट होता है। ठीक है, वाटर टाइप का कुछ सीक्रेट होता है, जिससे क्या होता है जो पूरा का पूरा जो वजाइना होता है वो क्लीन होता है। देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लेबर। तो लेबर या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रसव में क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मदर में, तो मदर में फर्स्ट लाइन मिनिमल इफेक्ट। फर्स्ट लाइन मतलब शुरुआत में तो कम प्रभाव देखने को मिलता है, उतना ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में हमें कुछ कुछ साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और वो क्या क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर स्लाइट राइज 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस पल्स इंक्रीज अप टू 100 मिनट। 100 मतलब 100 टाइम। देखो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जो मदर होती है उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जो उनकी पल्स रेट होती है ना वो नॉर्मल 70 to 72 होता है ना, 70 to 72 होता है, वो बढ़कर 100 मिनट, ठीक है 100 हो जाता है। ठीक है, तो 100 टाइम्स पर मिनट हो जाता है पल्स रेट। ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में बी राइज स्लाइटली ड्यू टू द पेन एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तो पेन के चलते, दर्द के चलते, ठीक है एंजाइटी के चलते और स्ट्रेस के चलते क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्लियर। ओडिमा एंड कंजेंशन और कंजक्टिवाइटा, तो आँख धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, आँख धीरे धीरे बंद होने लगती है। ठीक है, आँख धीरे धीरे क्या होने लगती है, बंद होने लगती है। माइनर इंजरीज टू बर्थ कैनाल एंड पेरिनियम में अकर पर्टिकुलरली इन प्राइमरी ग्रेविडेस। होता क्या, छोटी छोटी इस समय छोटी बहुत इंजरीज भी हो जाती हैं, मदर्स को क्या हो जाती हैं, छोटी बहुत चोट भी लग जाती हैं, इंजरीज भी लग जाती हैं, क्योंकि वो बहुत पीड़ा में होती है ना, बहुत ही कहना चाहिए पीड़ा में होती है, दर्द में होती है, एंग्जाइटी चलते रहता है, इसलिए क्या हो सकती है कि उसको छोटी मोटी इंजरीज भी हो सकती है। एक वर्ड कहा जाता है, ठीक है, कि प्रसव में क्या होती है, बहुत पीड़ा होती है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे हड्डियाँ टूट रही हैं। हड्डियाँ टूटने जितना दर्द नहीं होता है, उतना दर्द क्या होता है, प्रसव पीड़ा में होता है, ऐसा बोला जाता है। क्लियर। तो जो प्रसव पीड़ा होती है वो बहुत ही तेज होती है, ऐसा बोला जाता है। देखते हैं अलग अलग स्टेजेस। ठीक है, फर्स्ट हमने देख लिया, फर्स्ट स्टेज देख लिया, ठीक है, सेकेंड स्टेज देख लिया। फर्स्ट स्टेज में थोड़ा नॉर्मल मिनिमल इफेक्ट होता है, सेकेंड स्टेज में ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, और थर्ड स्टेज में, ठीक है लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है इसको देखते हैं। ब्लड लॉस फ्रॉम द प्लेसेंटल साइट 100 to 200 ml एंड फ्रॉम लेसरेशन आर एपिस्टोमी इज 100 ml। सो टोटल एवरेज ब्लड लॉस इन नॉर्मल लेबर 250। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है,
नॉर्मल लेबर में थर्ड स्टेज प्रसव में क्या होता है कि खून, ठीक, बहुत सारे, ठीक, ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या होते हैं, वेस्ट हो जाता है, ब्लड निकलते हैं बहुत सारे। तो प्लेसेंटा से ही 100 से 200 ml ब्लड निकल जाता है, ठीक है। और लेसरेशन या एपिस्टोमी के समय भी क्या हो जाता है, 100 ml ब्लड निकल जाता है। तो 100-200 ml ब्लड तो मतलब क्या, एक पाव ब्लड, ठीक है, आप बोलते हैं एक पाव ब्लड, तो ये 250 ml ब्लड की क्या हो जाती है, लॉस हो जाता है प्रसव के समय, ठीक है, क्लियर। इसलिए प्रसव के बाद भी क्या होते हैं, मदर को अच्छे से खाना खिलाना चाहिए ताकि उसकी बॉडी जल्दी से रिकवर कर सके। तो ये तो हो गया, हमने देखा कि मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या फिजियोलॉजिकल। अब देखते हैं कि फीटस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो फीटस में हम सबसे देखते हैं कि मोल्डिंग, फीटस में क्या होता है, मोल्डिंग होता है। अब मोल्डिंग क्या होता है, ठीक, द फिजियोलॉजिकल ग्रेजुअल ओवरलैपिंग ऑफ द वाल्ट बोन्स एज द स्कल इज कंप्रेस्ड ड्यूरिंग द इट्स पैसेज इन द बर्थ कैनाल। देखो, ठीक है, अगर वजाइना के थ्रू, ठीक है, वजाइना के थ्रू क्या आ रहा है, शिशु बाहर आ रहा है, तो शिशु क्या है, शिशु की हेड क्या होती है, बहुत बड़ी होती है ना, ठीक है। और वजाइना का जो ओपनिंग होता है वो बहुत क्या होता है, छोटा होता है, ओपनिंग इस तरह से शॉर्ट होता है, और हेड लाइक दैट। तो इसको, हेड को क्या करना है, इसको बाहर आना है इस छोटे से ओपनिंग के थ्रू। तो इसको क्या होना पड़ेगा, हेड को थोड़ा बहुत इधर क्या होना पड़ेगा, डायलेट होना पड़ेगा ना, कंस्ट्रक्ट होना पड़ेगा, ताकि ये वजाइना के थ्रू आसानी से इधर बाहर निकल जाए, ठीक है। 1 मिनट यहाँ देखना, ठीक, ये देखो, ठीक है, वजाइना का जो वॉल है, क्या है, ओपनिंग है, वो क्या है, बहुत ही छोटी है, जबकि हेड का स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है। तो हेड को क्या करना पड़ेगा, हेड को थोड़ा कंप्रेस होना पड़ेगा, इसके जो बोन्स वगैरह है ना, इनको कंप्रेस होना पड़ेगा ताकि ये आसानी से क्या हो, इसके थ्रू बाहर आ जा सके, ओके। तो इसी को हम बोल रहे हैं, जो स्कल वगैरह होंगे ना हेड में, वो कंप्रेस हो जाएंगे ताकि बर्थ आसानी से हो जाए, ठीक है। 1 पैराइटल बोन्स ओवरलेप द अदर एंड बोथ ओवरलेप द ऑक्सीपिटल एंड फ्रंटल बोन्स, सो फ्रंटलेस आर नो मोर डिटेचेबल। तो इस तरह से जो शिशु के जो हेड के या फिर हेड के जो बोन्स वगैरह होते हैं ना, वो इस तरह से आपस में एडजस्ट करते हैं ताकि शिशु आसानी से क्या हो, बाहर आ जा सके। It is good value in reducing the skull diameter, but severe and rapid molding is dangerous as it may cause intracranial hemorrhage। तो इस तरह से क्या होता है, जो शिशु का जो ब्रेन्स वगैरह होते हैं ना, जो बोन्स वगैरह होते हैं हेड के, वो इस तरह से कंप्रेस होते हैं आपस में। तो कंप्रेस अचानक नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचानक कंप्रेस हो गया तो हीमरेज वगैरह हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हीमरेज वगैरह। तो इसलिए शिशु का जो भी हेड होता है, हेड रीजन के जो बोन्स होते हैं, वो इस तरह से कंप्रेस होते हैं आपस में, मतलब इस तरह से वो एडजस्ट होते हैं ताकि क्या हो जाए, जन्म भी आसानी से हो जाए और किसी तरह से शिशु को चोट भी ना पहुंचे, क्लियर, ओके। अब हम लोग देखते हैं अलग, ये तो देख लिया हमने क्या क्या कि जो फीटस है उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए और जो मदर है उनमें क्या चेंजेस होने चाहिए फिजियोलॉजिकल। अब हम लोग देखते हैं लेबर। तो लेबर को 3 स्टेज में, अलग अलग स्टेज में बांटा गया है, 4 स्टेज में। फर्स्ट स्टेज लेबर, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज लेबर या प्रसव में क्या होता है देखते हैं। इट इज़ द स्टेज सर्वाइकल डायलेशन, सर्विकल जो सर्विक्स होता है ना, सर्विक्स क्या क्या होता है, चौड़ीकरण होता है ताकि, या डायलेशन, ताकि शिशु आसानी से बाहर आ सके। Start with onset of true labor pain and end with full dilation of cervix 10 सेंटीमीटर diameter। तो लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा और सर्विक्स डायलेट हो जाता है लगभग 10 सेंटीमीटर, ठीक है, डायलेट हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। इट टेक्स अबाउट 10 to 14 आवर्स इन प्राइमरी ग्रेविडिया एंड अबाउट 6 to 8 आवर इन मल्टीपारा। तो लगभग कितना टाइम, 10 से 14 घंटे का टाइम लग जाता है, क्लियर। फर्स्ट फेज में जो सर्वाइकल डायलेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो फर्स्ट, फिर इसको हम लोग 2 भाग में बांट रहे हैं, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज। लेटेंट फेज में क्या होता है, इन द फर्स्ट 4 सेंटीमीटर ऑफ सर्विकल डायलेशन विच इज स्लो टेक्स अबाउट 8 आवर इन
नलीपारा एंड 4 आवर्स इन मल्टीपारा। तो 4 सेंटीमीटर क्या होता है, डायलेट होता है स्टार्टिंग में। द लेटेंट फेज बिगेन विथ माइल्ड इरेगुलर यूटेराइन कंट्रैक्शन दैट सॉफ्टन एंड सॉफ्टन द सर्विक्स। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो भी यूटेराइन होता है, यूटेरस होता है, वो कंट्रैक्ट होने लगता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो सर्विक्स की दीवार होती हैं या फिर सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसको बहुत सॉफ्ट होने की ज़रूरत है क्योंकि शिशु को कोई सी भी प्रकार का डैमेज नहीं होनी चाहिए। सेकंड देखते हैं एक्टिव फेज में। बिगेन 4 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलेशन। द नॉर्मल रेट ऑफ सर्विकल डायलेशन इन एक्टिव फेज 1.2 सेंटीमीटर प्रति घंटा पर आवर फॉर प्राइमी ग्रेविडी एंड 1.5 सेंटीमीटर आवर फॉर मल्टीपैरा। इफ द रेट इज greater than 1 सेंटीमीटर आवर इट इज कंसिडर्ड प्रोलॉन्ग्ड। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये स्टार्ट तो हो गया है, उसके बाद ये जो डायलेशन है ना उसको इंक्रीज़ होना है। ठीक है, जो डायलेशन का प्रोसेस है सर्विक्स का उसको बढ़ना चाहिए। तो कब कब होता है, तो 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडी के केस में, और 1.5 सेंटीमीटर पर आवर मल्टीपारा ग्रेविडी के केस में, मल्टीपारा के केस में होता है। ठीक है, तो इसका डायलेशन होना बहुत ज़रूरी है, चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है। 1 मिनट। ओके, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे कि ये मल्टीपारा के केसेस में कब क्या होगा, और क्लियर ये प्राइमरी ग्रेविडी के केसेस में कितना होगा डायलेशन, और मल्टीपारा के केस में, तो प्राइमरी ग्रेविडी के केस में 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, और वहीं ये मल्टीपारा के केसेस में 1.5 सेंटीमीटर। अब ये प्राइमरी ग्रेविडी और मल्टीपारा क्या है, तो प्राइमरी ग्रेविडी मीन्स क्या होता है, ठीक, अगर ठीक है जो फीमेल है, फीमेल अगर पहली बार, ठीक है, पहली बार जन्म हो रही है या पहली बार माँ बन रही है, जन्म दे रही है, ठीक है, जन्म दे रही है किसको, बच्चे को, तो उस केस में इतनी होनी चाहिए। क्लियर, 1.2 सेंटीमीटर। और मल्टीपारा में क्या होता है, तो ये ठीक है, एक क्या होता है, कभी कभी जुड़वा होते हैं ना, तो जुड़वा, या फिर कभी कभी तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एक मदर के 3-4 बच्चे हुए, तो वो एक्सेप्शन केस रहता है। अधिकतर हमेशा एक ही होता है, किसी किसी केस में ट्विंस होते हैं। ठीक है, तो ट्विंस के केस में क्या होता है, तो इस डायलेशन इतना होना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, क्योंकि एक बेबी बाहर आया तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम में दूसरे बेबी को भी बाहर आना है। थर्ड है ट्रांजिशनल फेज। द ट्रांजिशनल फेज हैपन व्हेन द मदर मूव फ्रॉम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर टू द सेकेंड स्टेज, पुशिंग स्टेज। ठीक, it usually start when cervix is about 8 centimeter dilated and the cervix is fully dilated, or when you get the urges of push। तो होता क्या है, ठीक है, ट्रांजिशनल फेज किसको बोल रहे हैं, मतलब जैसे ही डायलेट हो गया सर्विक्स, क्या होगा, सर्विक्स डायलेट हो गया। और एक बार डायलेट हो गया तो फिर क्या करेंगे, मदर क्या करेगी, मदर पुश करेगी, मतलब पावर जनरेट करेगी। ठीक है, पावर लगाएगी, इसी को हम लोग बोल रहे हैं अर्ज टू पुश। ठीक है, पुश करेगी ताकि जो फीटस है ना, वो फीटस क्या हो जाए, बाहर हो जाए, मतलब उसकी जन्म हो जाए। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं अर्ज टू पुश या पुशिंग स्टेज। तो ये कब होता है, तो अभी सर्विक्स, सपोज करो सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट हो गई है, तो उसी समय नहीं होता है जब सर्विक्स क्या होता है, डायलेट हो जाता है ना, इस तरह से, अगर ये इतनी पतली है तो ये इस तरह से चौड़ा हो जाता है, तब डायलेट, या फिर तब पुशिंग, तब मदर के द्वारा पुश किया जाता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कितना लंबा बचा है, नहीं तो शॉर्ट में इसको हम लोग करेंगे। चलो, थोड़ा सा लंबा खींच सकता है, बहुत लंबा नहीं खींचेगा, पूरा देखना। ठीक है, डिलीवरी। अब हम लोग देखते हैं डिलीवरी कैसे होती है। ठीक है, मदर पुश करना स्टार्ट कर दी है ट्रांजिशनल फेज में। अब डिलीवरी, तो डिलीवरी ऑफ द हेड, सबसे पहले क्या होगा, डिलीवरी ऑफ हेड, सबसे पहले सिर बाहर आएगा ना, तो डिसेंट। इट इज़ कंटिन्यूअस थ्रू आउट लेबर, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज कास्ट बाई यूटेराइन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो यूटेराइन क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा।
द ऑक्सिलरी फोर्स ब्रॉट बाय कंट्रैक्शन ऑफ द डायाफ्राम एंड द एब्डोमिनल मसल्स। तो ये यूटेराइन तो मदद कर ही रहे हैं, यूटेराइन की जो वाल होती है वो तो हेल्प कर रहे हैं प्रसव में, साथ ही साथ जो सहायक हैं कौन कौन से, तो डायफ्राम हमारा जो चेस्ट के आसपास का रीजन ना, और जो पेट की जो मसल्स हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी ठीक है फोर्स लगाती हैं, वो भी क्या करती हैं, मदद करती हैं। द अनफोल्डिंग ऑफ फीटस, तो फीटस क्या होता है, अनफोल्ड होने लगता है। ठीक, पहले फोल्डेड रहता है, अब क्या होता है, अनफोल्ड होना शुरू कर देता है। तो डिसेंट स्टेज में ये सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है इंगेजमेंट। द हेड नॉर्मली इंगेज इन द ऑब्लिक आर ट्रांसवर्स डायामीटर ऑफ द इनलेट। तो जो हेड होता है ना शिशु का जो हेड होता है वो इंगेज हो जाता है, और इंगेज या ऑब्लिक या ट्रांसवर्स कंडीशन में इंगेज हो जाता है, और बाहर की तरफ निकलने के लिए ये रेडी रहता है। इंक्रीज फ्लेक्सेशन, इसमें होता क्या है देखते हैं। इंक्रीज फ्लेक्सेशन ऑफ द हेड अकर व्हेन मीट्स द पेल्विक फ्लोर अकॉर्डिंग टू द लेबर थ्योरी। इंक्रीज फ्लेक्सेशन रिजल्ट इन, मतलब जो हेड है ना, उस हेड को प्रॉपर रास्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस तरह से। ठीक है, जो पेल्विक फ्लोर है ना, वो पेल्विक फ्लोर प्रॉपर हेड को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं फ्लेक्सेशन। तो क्या क्या होता है इसके थ्रू देखना। इन सब सिपिटो, ठीक है, ब्रैग्मेटिक डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर पासेस थ्रू द बर्थ कैनाल इंस्टेड। ठीक, तो इस स्टेज में मेनली क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं यहाँ पर पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो कहना चाहिए, एक मिनट, डायग्राम में कहाँ बनाऊँ। ठीक, इस स्टेज में मेनली क्या होता है, जो पेल्विक फ्लोर वगैरह होते हैं, ठीक है, पेल्विक फ्लोर, वहाँ पर क्या करते हैं, शिशु अटैच हो जाती है, और उसका जो हेड रीजन है वो बाहर की ओर आने के लिए इस तरह से रेडी रहता है। ठीक है, और ये जो सर्विक्स होती हैं ना, वो डायलेट रहते हैं, मतलब चौड़े रहते हैं। आगे देखो, इंटरनल रोटेशन। द रूल इज दैट द पार्ट ऑफ फीटस मीट द पेल्विक फ्लोर फर्स्ट विल रोटेट एंटेरियरली। और जैसे ही उसको पेल्विक फ्लोर मिल जाता है, वो क्या करता है, रोटेट करता है। क्लियर। एज द हेड डिसेंडेंट द प्रेजेंटिंग पार्ट यूजुअली द ट्रांसफर पोजिशन इट इज रोटेटेड 45 डिग्री टू एंटीरियर पोस्टीरियर एपी पोजिशन अंडर द सिम्फलेसिस। मतलब इस तरह से ना, अगर शिशु इस तरह से रोटेट है तो सब किस तरह से, अगर हेड इस तरफ से इस तरह है तो वो इस तरह से रोटेट करता है कि इसका जो हेड पोर्शन है वो इधर रहे। हेड पोर्शन किधर, वजाइना की तरफ। क्लियर। एक्सटेंशन। सब ट्रॉपिकल रीजन लाइज अंडर द सिम्फेसिस, then by head extension in the vertex forehead and face come out successively। मतलब वजाइना की तरफ इस तरह से जब ये रोटेट हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद जो फोरहेड वगैरह होता है, फेस वगैरह होता है, ये सब क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और मदर क्या होती है, कंटिन्यूसली, मदर क्या होती है, लगातार लगातार पुश करते रहती है। क्लियर। सबसे पहले क्या आता है बाहर, फोरहेड, उसके बाद फेस। ठीक है। रीस्टिट्यूएशन। अब रीस्टिट्यूएशन क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान से देखना। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी द हेड रोटेट 1/8 पार्ट of circle in the opposite direction of internal rotation to undo the twist produced by it। ठीक है, तो हेड जैसे ही क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, हेड जैसे ही बाहर आ जाता है, ये क्या करता है, 1/8 रोटेट कर जा, सर्कल में क्या करता है, ये रोटेट कर जाता है। ठीक है, अब रोटेट इसलिए करता है क्योंकि अंदर में जो ट्विस्टिंग हुई है ना, इस तरह से ऐंठन हुई है, वो ट्विस्टिंग क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। नहीं तो क्या हो सकते हैं, कोई कुछ पार्ट्स ब्रोक हो सकता है। ठीक है, तो ये ब्रोकेज ना हो, किसी तरह का डैमेज ना हो, इसलिए जो ट्विस्टिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या हो जाता है, रोटेशन होता है।
नेक्स्ट एक्सटर्नल रोटेशन, द शोल्डर इंटर द पेल्विस इन द अपोजिट oblique diameter that previously passed by head. When the anterior shoulder meets the pelvic floor, it rotates anteriorly by 1/8 of circle. This movement is transmitted to the head, so it rotates 1/8 of circle in the same direction of restitution. अब क्या, ठीक है, जब निकलते रहता है ना, जब, ठीक है, आप लोग YouTube में कुछ वीडियो देखना है इसका, जब बर्थ होते रहता है तब क्या होता है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले हेड तो अंदर आ जाएगा, तो हेड अंदर आने के बाद क्या होता है, फिर से ट्विस्ट करता है, ट्विस्ट मतलब ये रोटेट करता है ना, ये एम्ब्रियो रोटेट करता है ताकि जो शोल्डर वगैरह हैं, इसके दोनों शोल्डर, ठीक है, उनको भी निकलने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, इनके जो शोल्डर वगैरह होते हैं उनको निकलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। अब वो देखते हैं डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड बॉडी। एक मिनट। द एंटीरियर शोल्डर hinge below of the symphysis pubis and with continuous descendant. The posterior shoulder is delivered first by lateral flexion of the spines followed by the anterior shoulder and the body. तो सबसे पहले क्या होते हैं, जो पोस्टीरियर शोल्डर होता है, ठीक है, पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर पहले होता है, उसके बाद एंटीरियर शोल्डर। क्लियर। तो इस तरह से शोल्डर की डिलीवरी भी हो जाती है। अब यहाँ देखना 3 स्टेज ऑफ पार्चुरेशन, यहाँ पर क्लियर समझने की कोशिश करना। तो ये प्लेसेंटा लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये फीटस है, ये डेवलप हो चुका है। क्लियर। 9 मंथ ओल्ड बेबी है, ओल्ड फीटस, ठीक है, और ये इसका प्लेसेंटा। तो यहाँ आप देख सकते होंगे कि प्यूबिक, ठीक है, प्यूबिक सिम्फेलिसिस है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये वजाइना है, ठीक है, दिस वन इज़ द वजाइना, दिस वन इज़ द रेक्टम एंड दिस वन इज़ द सर्विक्स। तो सर्विक्स क्या होता है यहाँ पर, सर्विक्स, सॉरी, ये सर्विक्स। नेक्स्ट ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इस स्टेज में देखो, फर्स्ट स्टेज ऑफ बर्थ, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ बर्थ में क्या होते हैं, देखो यहाँ अभी क्या हुआ है, सर्विक्स डायलेट होना शुरू हुई से, देख रहे हो, सर्विक्स क्या है, डायलेट होना स्टार्ट कर दी है, मतलब ये चौड़ा होना। अब होता क्या है, इसके चारों तरफ, ठीक है, एमनियोटिक सैक होता है, या एमनियोन एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का एक मेम्ब्रेन होता है ना, एक प्रकार का क्या होता है, ये मेम्ब्रेन होता है। ये मेम्ब्रेन क्या होती है, फट जाती है, ठीक है, मेम्ब्रेन क्या होती है, फट जाती है, और जैसे मेम्ब्रेन फट जाती है धीरे धीरे क्या होने लगता है, ठीक है, ये बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट स्टेज में ये सब डायलेट हो जाते हैं, चौड़ा हो जाते हैं। क्लियर। अब सेकेंड स्टेज में, ठीक है, बेबी, सेकेंड स्टेज बेबी में क्या होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ बर्थ या फिर बेबी में, सेकेंड स्टेज ऑफ बर्थ में क्या होता है, हेड रीजन, जो सिर रीजन है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। यहाँ पर याद रखना, ये लगभग, ठीक है, 10 सेंटीमीटर के आसपास क्या हो चुकी है, डायलेट हो चुकी है सर्विस, और यहाँ शिशु को बाहर निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता मिल चुका है, और यहाँ पर मदर फोर्स जनरेट कर रही है, ठीक है, पावर जनरेट कर रही है, जिसके थ्रू शिशु बाहर निकल रहा है। तो यहाँ सर्विक्स के थ्रू सबसे पहले बाहर निकल रहा है हेड, उसके बाद शोल्डर बाहर निकलेंगे, और लास्ट में पैर वगैरह, ठीक है। थर्ड स्टेज में यहाँ देखो, थर्ड स्टेज में क्या होगा, सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, मतलब शिशु बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लेसेंटा को भी क्या होना पड़ेगा, यहाँ से डिटैच होना पड़ेगा ना, यूटेरस को डिटैच होना पड़ेगा, सॉरी, प्लेसेंटा यहाँ से डिटैच नहीं होगी, अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह बाहर आ जाएंगे, यूटेरस वगैरह। फिर क्या होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड को काटना पड़ेगा, मीन्स क्या बोलें आप, शिशु, अम्बिलिकल कॉर्ड किसको बोल रहे हैं, शिशु के पेट, जिसको नाभिनाल बोलते हैं ना, ये लंबा सा अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये क्या है, सपोज क्या, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये बेबी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा बर्थ के बाद, ठीक है। तो ये बर्थ का प्रोसेस हो गया। अब थर्ड स्टेज, इट इज़ द स्टेज ऑफ एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं प्लेसेंटा और जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। बिगेन आफ्टर डिलीवरी
ऑफ द फीटस एंड द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। तो डिलीवरी के बाद फिर से वो बनना स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि ठीक है, प्लेसेंटा वगैरह फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। द ड्यूरेशन इज अबाउट 10 to 20 मिनट इन बोथ प्राइमरी एंड मल्टीपारा। तो 10 से 20 मिनट में सारा चीज़ हो जाता है। क्लियर, डिलीवरी हो जाती है 1 मिनट। चाहे वो सिंगल बर्थ के केस में हो या फिर मल्टीपल बर्थ के केस में। फोर्थ स्टेज देखते हैं, इट इज़ द स्टेज ऑफ अर्ली रिकवरी। जैसे ही बर्थ हो गया अब रिकवरी करना भी ज़रूरी है बॉडी की। बिगेन इमीडिएटली आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन एंड लास्ट फॉर 1 आवर। जैसे प्लेसेंटा और प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बर्स्ट होती हैं, बाहर आ जाती हैं, शिशु बाहर आ जाता है, उसके बाद बॉडी की रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग विच केयरफुली ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट पर्टिकुलरली साइन ऑफ postmortem hemorrhage is essential. Routine uterine massage is usually done after 15 मिनट during her this period. तो इस समय क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना, जो मदर होती है, उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है और देखना पड़ता है कि किस तरह से कुछ सीवियर डैमेज तो नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस तो नहीं हुए रहता है। ठीक है, उसके कंटिन्यूस मसाज करने की ज़रूरत होती है, यूटेराइन एंड मतलब कंटिन्यूस मसाज वगैरह उसको देते रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये रिकवरी फोर्थ स्टेज मेनली रिकवरी प्रोसेस होता है। मदर क्या करती है, रिकवर करती है शिशु को जन्म देने के बाद। तो इस तरह से ठीक है, ये सारे स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद एक शिशु का, एक हेल्दी बेबी का क्या होता है, हेल्दी बेबी का जन्म होता है। ठीक है, और पूरे के पूरे परिवार में फिर क्या पड़ जाती है, खुशियाँ बिखर जाती है। नहीं बिखर नहीं जाती, मतलब खुशियाँ फैल जाती हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से देखा कि किस तरह से एक मदर क्या करती है, एक शिशु को, एक हेल्दी शिशु को जन्म देती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कल हम लोग ठीक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमें पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम लोग अभी पढ़ेंगे, कवर करेंगे। चलो, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करना। ओके।